उत्तर प्रदेश की धरती वालों ने दोबारा से मैसेज दे दिया है। आपका किससे क्या झगड़ा है मैं नहीं जानना चाहता। मैं इस बात से खुश हूं कि इस बदलाव ने सनातनियों को यह बोध करा दिया है कि जो ये कहता है कि जिस भाषा में जवाब चाहते हो उसी भाषा में समझा दूंगा। जो ऐसी भाषा बोलने वाले, ऐसे ही अंदाज में बात करने वाले लोगों को जब सत्ता आप सौंपते हैं तो वो उसको इस बात की चिंता नहीं होती। और मुझे मालूम है कि जब पहली बार वो मुख्यमंत्री बने थे तो वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, बड़े सारे पत्रकार थे। इसलिए ये जो करेज है ये जब ही आएगा जब आप लालच से बाहर आएंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उनसे एक सवाल कहा गया कि आप एक संत हैं, योगी हैं, आप मठ को चलाते हैं, आपको मुख्यमंत्री बनके कैसा लग रहा है? उसका एक लाइन का जवाब है, उससे उसके चरित्र का पता चलता है। उसने कहा कि जिस मठ का मैं योगी हूं उसके सामने इस चेयर सीएम की कुर्सी की औकात क्या है। उसने अपने उस मूल की ताकत को अपमानित नहीं किया। कोई और होता तो कुर्सी के नीचे भी लेट जाता, कुर्सी के ऊपर भी लेट जाता, तो जाने क्या क्या कर रहा होता। उस कुर्सी के लिए मां बहन भाई सबको दांव पे लगा देता। इसे कहते हैं चरित्र। और उसने उस मठ के मुखिया होने में जो उसको प्राइड थी उसका भरोसा जताया। उसने कहा कुर्सी आनी जानी है, इसलिए कुर्सी चल के फिर उसके पास आ गई है। वो भाग नहीं रहा कुर्सी के पीछे। एक साहब ने कुछ खेल किया, उप मुख्यमंत्री थे, वो खेल कर रहे थे, उनके साथ खेल हो गया कि अपनी सीट ही हार गए। ऐसे लोगों को सबक सिखाइए। उसका घर 2 रुपए उसमें एक्स्ट्रा नहीं रखे हैं, अखंड ज्योति की पूजा आज भी करता है, कल भी कर रहा था। ऐसे पुरुषार्थियों को पहचानिए, ऐसे पुरुषार्थी आपके बीच में हैं, उनको ताकत दीजिए, आपकी हजारों समस्या सॉल्व हो जाएंगी। जो लोग वहां आग लगा रहे थे सीए के जमाने में चिल्ला चिल्ला करके, वो एक आया था जोकर हैदराबाद का, वो कह रहा था हम शाहीन बाग बना देंगे। उसने कहा बनाओ। क्या क्या कहा उसने, तुम चले जाओगे तो योगी कौन बचाएगा तुम्हें। कुछ भी बक रहा था, वो चुप रहा। अब वो उत्तर प्रदेश नहीं आया, अब नहीं। इसे कहते हैं आपकी हिडन शक्ति। किसी न किसी दिन भी किसी न किसी राष्ट्रीय विषय के ऊपर मुझसे बेहतर, मुझसे अच्छे और नॉलेजेबल लोग आपके बीच में हैं। अभी समय लगता है कि आप इस काम के लिए महीने का एक दिन, अगर ये हॉल बुक कराने में पैसा लगता है, कुछ चाय पानी में पैसा लगता है, आप सब लोग इतने संपन्न हैं कि 100 रुपए भी दे देंगे। ये युवा मुझसे अच्छे वक्ताओं को बुलाएंगे, वो और जानकारियां आपको देंगे और ये भाव आपके अंदर लगातार जगे और फिर उसके बाद आपके बीच में से निकल के लोग बोलना शुरू कर देंगे। यही हमारी कुल मिलाकर के इस मुहिम है। इस मुहिम में आप जो भी जहां है, इसमें सिर्फ एक ही काम करें कि हमारी बात आपको ठीक लगे, तथ्यों पे लगे, तो उसको 4 लोगों को बताइए। जो लोग आपसे आर्गुमेंट करें उनके आर्गुमेंट को सुनिए, प्यार से सुनिए, गुस्सा मत होइए और तथ्यों पे, तर्कों के साथ उनके उस फ्रॉड को डिमोलिश कीजिए और फिर ज्यादा समय मत लगाइए। बहुत करोड़ों लोग इस देश में आपका इंतजार कर रहे हैं और सरकार बदलना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है और सरकार बदलने से ही सब कुछ होता है, यह मैं मानता नहीं हूं। इसलिए बार बार इस बात को कि हमने सरकार बदल ली है। सरकार तो पहले भी आपकी यहां कई बार थी, तब तो सांठगांठ थी, तुम हटोगे तो हम आएंगे, हम हटोगे तो, लेकिन हमारी पार्टी का दूसरा ना है। यही मध्य प्रदेश में चल रहा है। तो सरकार तो बहुत छोटी सी चीज है। आप एहसास तो करिए, सनातन हिंदू समाज की सामूहिक शक्ति को जिस दिन उसका खुला प्रदर्शन करेंगे, सरकार आपकी चौखट पे नाक रगड़ेगी कि बताओ क्या करना है। मुझे सरकार से ज्यादा आपकी सामूहिक शक्ति पे विश्वास है। लेकिन आप सामूहिक शक्ति कम, ब्राह्मण की ज्यादा, ठाकुर की ज्यादा, बनिए की ज्यादा, इसमें लगे हुए हो आप। इसलिए आप ही 70 सालों से लगातार पट रहे हो और मर रहे हो।
वो कुछ भी हो जाए, 72 फिरके हैं, उसके बावजूद भी जब भी उनका एजेंडा आता है, उनकी सामूहिक शक्ति इतनी ताकतवर होती है कि वो सरकार में नहीं होते, उनके 4 MP नहीं होते, लेकिन भारत की सरकार के अंदर खामोश राष्ट्रवादियों की चुप्पी के कारण भी 1991 में एक ऐसा जघन्य अपराध होता है कि मेरे हजारों साल पुराने वो मंदिर जो मेरे दादा परदादाओं ने बनाए होंगे, ऐतिहासिक उसका आर्किटेक्चर होगा, हमारी मक्कारी ने, हमारी चुप्पी ने, हमारे लालच ने, हमारे समाज के हिंदू ठेकेदारों की चुप्पी ने लोगों को नहीं बताया कि इतना बड़ा जघन्य अपराध हो गया है और हम चुप बैठे रहे। आज जब बताओ तो तकलीफ होती है कुछ लोगों को। 1991 के अंदर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बन गया, हजारों 40,000 मंदिर इस देश के, जो हमारे हजारों, जो अहिल्याबाई होलकर ने बनाए थे, उस पे से हिंदुओं का कब्जा हट गया और सरकार ने कहा कि 15 अगस्त 1947 को जो स्थिति है वही रहेगी। वो आपके हाथ से चले गए। 1995 में कानून पास हो गया, आप बोले नहीं। मैंने इसीलिए कहा कि आपकी प्रायोरिटीज इतनी निजी हैं कि जब तक आग आपके घर तक नहीं पहुंचती तब तक आप संकट को संकट नहीं मानते। समझदार लोग वो होते हैं कि जोधपुर की बाउंड्री में अगर कोई जिहादी आया, अगर आपने उसको बॉर्डर पे समाप्त कर दिया तो घर सुरक्षित रहेगा। लेकिन आप इंतजार करते हैं कि शर्मा जी के घर ही तो हुआ है, वर्मा जी के यहां तो नहीं हुआ। शर्मा जी के आग लगेगी तो वो वर्मा जी को कोसेंगे, और वर्मा जी की आग लगेगी तो वो शर्मा जी को कोसेंगे। भाई साहब, इससे समाज नहीं चलता है। लिहाजा मेरा सिर्फ इतना ही कहना है, बहुत सारी बात मैं आपसे कर सकता था, समय का अभाव है। एकमात्र इशू है जो मेरे लिए और इस देश में, चाहे वो कांग्रेसी हो, चाहे सपा हो, बसपा हो, जो भी भारतीय है, उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण विषय यही है। और ये ऐसा है कि अगर आप ये कहें कि मैं दोपहर का खाना खा लूं, मैं समझता हूं उससे भी ज्यादा जरूरी है। इतनी उसकी इमीडिएट नीड है। 1923 में अंग्रेजों ने कानून बनाया था, वक्फ बोर्ड। वो फिर उसके बाद में 1956 में उसमें अमेंडमेंट हो गया, फिर 1985 में उसमें अमेंडमेंट हो गया, फिर 2013 में वो कानून बना। इतने हमारे यहां लंबी भाषण देने वाले 10-10 घंटे राष्ट्र के नाम पे, आपको ये नहीं बता रहे हैं कि आपका घर गया आपके हाथ से। भजन करो, कीर्तन करो, मंदिर बनाओ, जो हमारे पूर्वज बना के गए थे उस पर तो हम बोले नहीं। 1991 में हमारी कोई गिनती थी पार्लियामेंट में? नहीं। और अगर हम नहीं रोक पाए थे तो मेरी और जीडी और RSN सुशील पंडित की तरह गली गली चिल्लाते लोगों को पता तो चल जाता, क्योंकि आपको पता ही नहीं है। तो आप कुछ तो करते। इस देश में वक्फ प्रॉपर्टी कानून 2013 में पास हो गया। उन्होंने इंतजार नहीं किया कि हमें इस कानून बनाने के लिए भारत की पार्लियामेंट में 303 MP आएंगे तब यह कानून बनेगा। वो जानते हैं कि नहीं होगा। उन्होंने आपके बीच में से दलालों को, चोरों को, लुटेरों को चुन लिया, इनको खरीदो, और वो हर जगह मौजूद हैं। ऐसा नहीं है कि उधर भी आपके यहां भी होते रहते हैं। और 1995 में अमेंडमेंट किया, 2013 में उस कानून बना दिया। उस कानून के बारे में शायद ही मुझे लगता है इस हॉल में कोई बैठा हुआ आदमी उसकी निटिगिटीज को जानता हो। कोई जानना ही नहीं चाहता। बस हाँ, ऐसा है। उस कानून के तहत आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के अंदर एक जज साहब ने एक पिटीशन एक्सेप्ट की, ये कहते हुए कि ये संविधान के तहत भारत की संसद में पास हो गया है, इस पे मेरा अधिकार नहीं है, लेकिन मैं इसको समझना चाहता हूं, इसलिए उन्होंने उसको एक्सेप्ट की। और ये उनके ऑब्जर्वेशन है, मेरे ऑब्जर्वेशन नहीं है। उस पिटीशन पे अनऑफिशियली एक्सेप्ट की और पूरी इंक्वायरी करी, और ये आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के एक जज का पूरी फाइंडिंग है। और उन्होंने कहा कि भारत की जो जमीन है, जो लैंड है, टोटल लैंड एरिया है, उसके ऊपर सबसे बड़ा कब्जा रेलवे का है। नंबर 2 पे जो भारत की जमीन है वो डिफेंस के पास है। नंबर 3 पे जो जमीन है टोटल भारत की, वो वक्फ बोर्ड के पास है। अब इसका मतलब समझ रहे हैं?
ये तो फाइंडिंग है। लेकिन 2013 में जो कानून बना, उसने उस कानून के तहत भारत में आप सबकी जमीन, भारत देश की जमीन, संसद से लेकर पार्लियामेंट और पार्लियामेंट से लेकर के पूरा राष्ट्रपति भवन और जो भी कुछ है, उसके ऊपर, उसके अंदर जो प्रावधान करके गए, उस प्रावधान के अंदर क्लासिक चीजें हुई हैं। वक्फ प्रॉपर्टी कानून जो बना है, उसका सेक्शन 36 और सेक्शन 40 यह कहता है, वक्फ बोर्ड प्राइवेट, गवर्नमेंट, ट्रस्ट मंदिर की किसी जमीन को ले सकता है। और उसको 40 के तहत यह प्रावधान कर दिया गया कि उसको यह कागज नहीं दिखाने हैं कि यह मंदिर की जमीन वक्फ बोर्ड की है, उसे नहीं दिखाने हैं। और आपको दिखाने हैं तो कहां दिखाने हैं पता है? उस बोर्ड ने, जो आपका कातिल है, जो आपकी जमीन को लूट रहा है, उसी बोर्ड ने एक ट्राइब्यूनल बनाया है, आपको अर्जी वहां लगानी है। और आगे क्या कहता है सेक्शन 40? सेक्शन 40 यह कहता है कि जब वो जमीन उनके कब्जे में आ गई और उन्होंने क्लेम कर दिया, तो उस जमीन के कोई उनको नोटिस नहीं देना आपको। ये मान लीजिए इस हॉल का कोई मालिक है और वो ये कहे कि ये वक्फ बोर्ड की जमीन पे बनाए, इसके लिए उन्हें नोटिस भी हैंड ओवर नहीं करना। सेक्शन 40 का लास्ट सेक्शन ये कहता है कि अगर आपने तय समय पे ये जगह खाली नहीं की, तो सेक्शन 36 का पॉइंट और 40 का पॉइंट ये कहता है, यू बिकम ए इंक्रोचर। आप इस जमीन के ऊपर एक इंक्रोचर है, आपको धक्के मार के पुलिस वाला बाहर निकाल देगा और चाबी वक्फ बोर्ड को दे देगा। और सच सुनना चाहते हैं, इस कानून के तहत उन्होंने डाका डाला। आप अगर यह कानून दे दिया जाता तो कानून बनने के बाद भी आप बहुत महान बनना दिखना चाहते। उन्होंने कानून भी बनाया और देश में पहला सबसे बड़ा कांड यह किया कि ताजमहल को वक्फ की प्रॉपर्टी घोषित कर दिया। आप जाते हैं, प्यार की निशानी का टिकट लेते हैं, उस पे आने वाले करोड़ रुपया उन जाहिल मुसलमानों के बीच में बढ़ जाता है। और आपकी सरकार जो आपसे पैसा लेती है, जो आपसे जीएसटी लेती है, जो इनकम टैक्स लेती है, उस पैसे से उसकी रख रखाव करती है। 2005 से यह ताजमहल उनकी प्रॉपर्टी घोषित हो गया है। दिल्ली के अंदर कई मकान खाली कर दिए गए हैं क्योंकि आप जानना नहीं चाहते, क्योंकि आपका मकान सुरक्षित है, क्योंकि आपके मकान का गेट लोहे का है, 2 गार्ड खड़े हैं। आप ये समझ रहे हैं कि ये गार्ड और गेट आपको रोक पाएंगे, ये नहीं रोक पाएंगे। अब आप सोचिए कि इस देश की जमीन को अगर हम 3 टुकड़ों में बांट भी लें, और ये जज साहब का है, भाई सबसे ज्यादा रेलवे को दे दिया, फिर डिफेंस को दे दिया, फिर वक्फ बोर्ड को दे दिया, ठीक है सब। अब उस जमीन के उस हिस्से में से एक हिस्सा रह गया। 4 टुकड़ों में से 3 टुकड़े तो हो गए ना, आपको समझ में आ गए कि भाई रेलवे के पास चला गया, डिफेंस के पास चला गया और वक्फ बोर्ड के पास चला गया। अब वो जो लास्ट हिस्सा है उसमें 90 करोड़ हिंदू भी रह रहे हैं और 26-20 करोड़ मुसलमान भी रह रहे हैं। तो सबसे बड़ी पॉपुलेशन के पास भी उस चौथे टुकड़े में से एक छोटा सा हिस्सा है, तो आप रहकर हैं। वक्फ बोर्ड सेपरेट, मुसलमान सेपरेट। मुसलमान 22 करोड़ जमीन पर रह रहे होंगे कि नहीं रह रहे होंगे भाई? तो वो तो उसी हिस्से में से रह रहे हैं ना, बोर्ड की जमीन पर तो नहीं रह रहे। लेकिन फिर भी हमें आदत है। इसलिए मैंने कहा कि अगर आप युवा हैं और आपको रहना है, इसलिए नहीं कह रहा मैं इसलिए कर रहा हूं ये कि कल अगर आपको पता चले कि एक शख्स दिल्ली में था, उसको ये पता था, लेकिन उसने अपने स्वार्थों के लिए हमें यह बात नहीं बताई, मेरे जाने के बाद कम से कम आप मुझे गाली न दें, ये न कहें कि एक आदमी ने ये सच बात नहीं बताई, उसके कुछ स्वार्थ है। मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। मेरा स्वार्थ यह है कि आपको पता चल जाए इस लड़ाई को आपको लड़ना है। मैं जब तक हूं चौराहे चौराहे इसको लड़ता रहूंगा।